थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। बहुत अच्छा लगा इधर आके, इतना उत्साह, इतना एक्साइटमेंट। बहुत दिनों बाद देखा मैंने ऐसा, रोज तो मैं क्रिमिनल्स को ही देखती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ऑल्सो थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको अपने बचपन में ले जाना चाहूँगी। आई वाज लकी, मेरे पापा भी IPS ऑफिसर थे, तो आपकी तरह मैं भी वहीं बैठी होती थी और मेरे पापा को बुलाया जाता था स्कूल में लेक्चर देने। तो मैं सोचा करती थी, अरे वाह ये तो कितना कूल है, मतलब मेरे पापा आए हैं लेक्चर देने, और वो यूनिफॉर्म पहन के आते थे और सब लोग उनको देख के ऐसे प्रभावित हो जाते थे। तो मैं भी वहीं बैठी रहती थी और मुझे लगता था कि ये तो बढ़िया है, यूनिफॉर्म में कुछ तो बात है। और मैं इतनी छोटी थी कि तब से मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मुझे भी यूनिफॉर्म चाहिए, जो पापा के पास है वो मेरे को भी चाहिए। तो मैंने एक बार पापा से बोला कि मुझे भी बनवा दो, मुझे भी एक पहन के घूमना है। तो मेरे पापा ने कहा कि ऐसे नहीं मिलती है, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही पहन सकते हैं और उसके बाद ही तुम्हें मिलेगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, आपके ड्रीम्स में कौन चीज ना, कभी एस्ट्रोनॉट बनना होता है, कभी टीचर बनना होता है, कभी डॉक्टर बनना होता है। तो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दोस फेजेस, बट जब मैं 10th में आई तब आई रियलाइज कि नहीं, मुझे UPSC करना है एंड इट इज समथिंग दैट इज माय ड्रीम एंड आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट। तो जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे UPSC करना है, फिर आई हैड टू डिसाइड कि 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बिकॉज उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, ऐसा मुझे लगता था उस टाइम पे। इन रियलिटी इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पे स्टार्ट करते हो, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अब क्या करें, कैसे करें। फिर मैंने साइंस लिया और मैंने सोचा कि बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक साइंस एंड मैथ्स एंड आई वाज गुड एट इट ऑल्सो, तो मैंने ले लिया। और साथ में PCM विद इकोनॉमिक्स किया था मैंने, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था एज ए सब्जेक्ट। फिर मैंने लिया एंड आई क्लियर्ड AICTE का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरी अच्छी रैंक आई और मुझे NIT भोपाल कॉलेज मिला। अब इसमें किस्मत की बात यह है कि वो जो NIT भोपाल कॉलेज था वो ही मेरे पापा का कॉलेज भी था। मेरे पापा भी उसी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो पहला स्टेप तो CM ले लिया है, पापा के जैसा कॉलेज है, अब ज़्यादा चांस है कि मैं बन जाऊँ। फिर मैंने कहा ठीक है लेट्स डू इट। फिर मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, पर मेरी ब्रांच अलग थी, मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर थे और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह मैंने ज्वाइन किया। फिर कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी होती है, आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टाइम्स। क्लास में बैठो, हंसो, रोज ये करो, बातें करो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो। तो फर्स्ट ईयर उसी सब में चला गया, उसमें पता ही नहीं चला कॉलेज के लिए में एंजॉय करने में चला गया। फिर सेकेंड ईयर में जाके पापा मम्मी ने बोला कि अच्छा यही करना है क्या, क्या फिर आगे भी कुछ करना है? तो फिर मैंने कहा हाँ पापा करना है। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मतलब सेकेंड ईयर में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर्स कि क्या चल रहा है, कौन क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री में क्या इशू चल रहा है, एक जनरल रीडिंग जिससे कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ताकि आगे जाके मैं इसको करना चाहूँ। साथ ही मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है मेक अ डिफरेंस, उसकी पूरी कंट्री में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। उसमें क्या होता है, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं वो SOS विलेजेस में रहते हैं, उनका कोई नहीं होता है, उनके साथ एक बस उनकी नानी होती है और वो उनको पढ़ाते हैं और सब कुछ कराते हैं। तो मेक अ डिफरेंस में हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाते थे, वो बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते थे, बट जो उन्हें एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए और जो जॉब्स वो देख सकते हैं, हम उस हिसाब से उनका स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग कराते थे। जैसे हम उन्हें अगर मूवी थिएटर में जाएंगे तो मूवी थिएटर में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल मूवी मेकिंग में क्या क्या जॉब्स हैं, टिकट सेलिंग में क्या क्या जॉब्स हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनको क्या इंटरेस्ट लग रहा है, डायरेक्टर बन सकते हैं, सॉन्ग राइटर बन सकते हैं, लिरिसिस्ट बन सकते हैं, जो भी मूवी से रिलेटेड जॉब्स हैं वो सारे उनको दिखाएंगे। तो ऐसे करके आप एक्सपोजर विजिट करते थे और मैं हर वीकेंड पे 3-3 घंटे जाके उनको पढ़ाया करती थी। और जैसे ही मैं जाया करती थी तो सारे बच्चे दौड़ के आते थे, उनमें से कोई फूल देगा, कोई कुछ करेगा, बड़ा मुझे बहुत अच्छा फील होता था, बड़ा सेटिस्फाइंग फील होता था
कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, किसी की लाइफ में चेंज ला रही हूँ, जितना मुझे आता है उतने से ही। तो मैं मेक अ डिफरेंस में मैंने 2 साल काम किया और उस टाइम पे पढ़ाते पढ़ाते मुझे पढ़ने की और इंटरेस्ट खुद से डेवलप हो गई। जब आप दूसरों को पढ़ाते हो ना तो आपको खुद से ज़्यादा अच्छा समझ में आने लगता है। मतलब ऐसा होता है कि आपको समझ आता है कि कहाँ बच्चों की प्रॉब्लम है, वही आपकी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की होती है। जो आज का वो है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है, ये है, वो है, फिल्म स्टार आ रही हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। इन सब के बीच कैसे आपको टिक के पढ़ाई करना है, कैसे आपको कंसंट्रेट करना है। वो जैसे महाभारत में था ना, अर्जुन को सिर्फ आग दिखती थी मछली की, हाँ वैसे आपको सिर्फ आग दिखनी चाहिए। मतलब आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप सबको यूपीएससी करना चाहिए या कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए या कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना चाहिए, बट जो भी करना है ना उसको एकदम दिल से करना है और पूरी ईमानदारी से करना है और किसी के कहने से नहीं करना है। खुद से वो विश्वास होना चाहिए और खुद से वो फीलिंग होना चाहिए कि हाँ ये जॉब है, मैं अपने आप को इस पोजीशन पे देखती हूँ और मुझे इस पोजीशन पे जाना है। तो ये वाली क्लैरिटी मुझे कॉलेज में मिल गई थी। पर जैसा कि होता है, मतलब पीयर प्रेशर में मैं पढ़ाई तो कर ही गई थी, साथ में मैंने सोचा प्लेसमेंट्स में भी बैठ जाते हैं। तो पहली कंपनी आई प्लेसमेंट के लिए, मैं गई, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, अच्छे ही जा रहा था सब। दूसरा इंटरव्यू दिया, फिर दूसरा इंटरव्यू अच्छा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो आपके सीजीपीए है ना, मेरा सीजीपीए एक सेमेस्टर में 9.8 था। तो मैंने कहा आपका सीजीपीए बहुत ज़्यादा है हमारी कंपनी के लिए, आप तो हमारी कंपनी छोड़ के चली जाओगी, इसलिए हम आपको नहीं ले सकते। तो मैं बड़ी रोती निकली इंटरव्यू से कि फिर मैंने अपनी मम्मी पास बोला कि क्या फ़ायदा हुआ, इनने तो मुझे कहा कि इतना ज़्यादा है, अब मैंने इतना पढ़ाई करके लाया और उन्होंने ऐसे बोल दिया मुझको। मैं इतनी दुखी हो गई। फिर मेरे बाप ने समझाया कि जो उनका रिक्वायरमेंट है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएंगे, तुम फिट नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं लिया, इसमें इतना दिल से लगाने की कोई बात नहीं है और मेहनत करो, दूसरी कंपनी आएगी उसमें बैठो, और वैसे भी अल्टीमेटली तो तुम्हें सिविल सर्विसेज करना है, तो तुम क्यों इसमें इतना इन्वॉल्व हो रही हो। पर मैंने फिर भी सोचा कि नहीं ऐसे कैसे, अब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो प्लेसमेंट तो होना चाहिए, क्या फ़ायदा हुआ नहीं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का। फिर मैं नेक्स्ट कंपनी में बैठा। नेक्स्ट कंपनी में मेरा फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और वो कोर कंपनी थी, मतलब वो इलेक्ट्रिकल की कंपनी थी। पहली वाली कंसल्टेंसी कंपनी थी जो मेडिसिन और इन सब में कंसल्टेंसी देते हैं, उनमें इंजीनियरिंग के भी बहुत ऑप्शन होते हैं। तो दूसरी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैं बड़ी खुशी गई। मेरा जॉब लगा था, उस कंपनी का नाम एल्स्टॉम था और वो एक फ्रेंच मल्टीनेशनल थी। तो उसका पूरा फ्रांस में सेटल था और वो फास्ट ट्रेन्स बनाते थे, जो यूरोप में फास्ट ट्रेन्स होती है ना, जो बहुत तेज चलती हैं, वो ट्रेन्स बनाते थे। तो उन्हें हमें काफ़ी सारे वीडियोस दिखाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो 2-3 दिन तक तो फिर मैं घर गई और पापा से यही बात पर लड़ाई करती थी कि मुझे लगता है मुझे पहले जॉब कर लेना चाहिए, एल्स्टॉम ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसके बाद तैयार करनी है। मेरे पापा ने मुझे तब कहा ये तो फिर वही बात हो गई कि तुमने क्या सोचा था, क्या करने चली थी और कहाँ बीच में भी लग गई। फिर मैंने कहा कि नहीं अच्छा ठीक है ऐसा वैसा। फिर मेरा ऑफर लेटर आया, उस दिन मेरे को या तो एक्सेप्ट करना था जॉब या रिप्लाई करना था कि नहीं एक्सेप्ट कर सकती। फिर मैंने इतने मतलब बहुत ही हेवी हार्ट से लिखा कि सॉरी आई वोंट बी एबल टू जॉइन, जब मेरे पूरे दिल में और दिमाग में यही चल रहा था कि ज्वाइन कर लेते हैं ना, अब मिल गया है जॉब, कर लेते हैं ज्वाइन। फिर मैंने लिखा, फिर ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हुई मेरे साथ, उनसे ना मेरा और पैशन बढ़ गया कि नहीं अब तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी है इस नौकरी के लिए, तो अब इस एग्ज़ाम में ना 100% देना है और चाहे दिन रात एक करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि कॉलेज के साथ मैंने तैयारी शुरू की थी, तो कॉलेज के क्लासेस भी होते थे और कॉलेज के इवेंट्स भी होते थे, दोस्तों के प्लेसमेंट होते थे, इसकी पार्टीज होती थी, ये होता था, कॉलेज में कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा होता था। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के मैंने पढ़ाई की है और हर दिन एक बड़ा सैक्रिफाइस करना होता था कि आज यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि पढ़ना है, आज ये नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ना है। और उस टाइम पर मुझे फील भी बड़ा होता था कि क्योंकि जब आप नॉर्मल अपने साथ के बच्चों को एंजॉय करते हुए देखते हो तो आप सोचते हो यार हम ही क्यों पढ़ रहे हैं जब सब एंजॉय कर रहे हैं, जब सब पढ़ेंगे तब हम
सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सारे लोग बदल जाएंगे, कुछ सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके साथ रहेगा वो सिर्फ आपकी पढ़ाई, मेहनत, लगन, चाहे जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, जो भी हो। उस टाइम पे ये मैंने अभी जाके रियलाइज किया है, जब मेरे फ्रेंड्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं सेटल्ड हूँ लाइफ में। अब वो मेरे पास आके होते हैं और बोलते हैं कि हम ये हम क्या करें, ऐसा करें। और लड़कियों को तो शादी का प्रेशर आ जाता है घर से कि शादी करा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो वो सारे प्रेशर सब उन पे आते हैं, फिर उनको भी दिक्कत होती है एक्सप्लेन करने में कि क्योंकि पेरेंट्स भी हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो लड़कियों को ना बहुत सारी टाइप की फाइट करनी पड़ती है। मतलब एक तो अपने आप से फाइट करना पड़ता है और एक सोसाइटी से भी फाइट करना पड़ता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्टेन इमेज होती है कि लड़कियों को यही करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस टाइप में करना चाहिए। तो आपके लिए थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा होती है, बट लेट मी टेल यू, जब आपको सक्सेस मिलेगी तो भी ज़्यादा मिलेगी। मतलब आपको अप्रिशिएशन भी ज़्यादा मिलेगा, भले ही आप दोनों सेम चीज़ करोगे, पर सोसाइटी वैल्यूज़, क्योंकि हम कम संख्या में हैं, पुलिस में बहुत कम लेडी ऑफिसर्स हैं और इसीलिए लेडी ऑफिसर्स की ज़्यादा ज़रूरत है हर जगह, क्योंकि कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं पॉक्सो के और इन सब के, उनमें आइडियली लेडी ऑफिसर को ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो मतलब उस टाइम पे आपको ये वैल्यू समझ नहीं आती है। मैं आपकी तरह बैठी रहती थी कॉलेज में, तब मुझे नहीं समझ आता था, इसीलिए मैं इशू पे बोलना चाह रही थी। खैर ये सब हो गया, फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैंने तैयारी की, एग्जाम की शुरू किया। मैंने पहला टेस्ट दिया तो उसमें मेरे बड़े कम नंबर आए और मैं फिर घर आके बड़ी परेशान, अब क्या होगा। इतने 4-5 महीने में मेरा एग्जाम था प्रीलिम्स का और मेरे बहुत कम मार्क्स आए एंड आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन कि अब कैसे करूँगी, मैं इतने साल से पढ़ाई कर रही हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बट ठीक है, फिर मैंने अपने पेपर्स को एनालाइज करना शुरू किया कि मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हूँ, किस जगह पर मैं ज़्यादा गलती कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। पुराने साल के पेपर उठाए और पूरा एनालिसिस किया कि इस पर्टिकुलर पॉलिटी में जैसे लोकल गवर्नमेंट से इतने क्वेश्चन पूछते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये मेन एरिया है, मुझे इस पर फोकस करना चाहिए। ऐसे मैंने अपना इंडिविजुअल एनालिसिस किया, कोई कोचिंग का एनालिसिस नहीं, कोई टॉपर का एनालिसिस नहीं, अपने पेपर्स के हिसाब से अपना एनालिसिस किया। और जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं सबको यही ओपिनियन देती हूँ कि आपको अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को ही पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो। तो जब आप टेस्ट देते हो तब आपको ये एनालिसिस करके आना चाहिए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैंने ऐसे अपना टेस्ट देना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड विद 40 मार्क्स आउट ऑफ 200 और जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया उसमें मेरे 120 मार्क्स आए थे 200 में से। और मॉक टेस्ट काफ़ी टफ होते हैं, तो 120 मार्क्स में मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 थी टेस्ट सीरीज में। तो जब मेरा लास्ट टेस्ट मैंने दिया तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं ना प्रीलिम्स के लिए एकदम तैयार हूँ। मैंने अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम सही हुआ, मेरे टेस्ट कट ऑफ क्लियर हो गया, ऐसा वैसा। फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था जो मेरा ओन सब्जेक्ट था एंड जिसमें मैं कॉलेज में काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं जैसे ही प्रीलिम्स होता है और मेंस जो होता है उसके बीच का 3-4 महीना होता है, उसमें आपको 10-12 घंटे पढ़ना होता है मिनिमम, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि आप ये समझ लो कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी उतना ही पढ़ रहे हैं और आपको उनसे कम्पीट करना है, जो मतलब जो इसको एकदम अपनी ज़िंदगी बना के इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे कम्पीट करना है, उनकी हिम्मत से कम्पीट करना है। तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी एग्जाम में। लाइफ में ये बात हमेशा याद रखना, देयर आर नो शॉर्टकट्स, सिर्फ मेहनत है और मतलब मेहनत लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत। फालतू की मेहनत हमेशा वेस्ट जाएगी। सही डायरेक्शन में पूरी नॉलेज के साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करते हुए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ मुझे लगा सही किया। फिर मैंने अपने मेंस के एग्जाम्स आ गए मैंने मेंस के एग्जाम्स देना शुरू किया। यूपीएससी में एक ऐसे का एग्जाम होता है, 4 जनरल स्टडीज के एग्जाम होते हैं और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। अब जो ऐसे का एग्जामिनेशन होता है और जनरल स्टडीज के होते हैं वो सबके लिए सेम होता है, चाहे आपने कोई भी चीज़ करी हो, BS, BCom, इंजीनियरिंग, लॉ, डॉक्टर, इंजीनियर,
अब जो भी हो आपके लिए सेम एग्जाम है। तो वो मैंने एग्जाम दिया, फिर मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, सही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट। फिर आया मेरा ऑप्शनल का पेपर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर, जिसे मैंने 4 साल तक पढ़ा था, एकदम दिल जान लगा के पढ़ा था। वो पेपर देने गई मैं, और मैं जैसे पेपर 1 लिख रही थी तो मेरा एक्चुअली ब्रांच इलेक्ट्रिकल था, और मेरे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस करके ब्रांच दूसरा था, वेयरएज आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेम ब्रांच होता है, और उनका दोनों कंबाइंड ब्रांच होता है, तो दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। और यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में क्वेश्चन पूछते हैं, पर मेरी ब्रांच सिर्फ इलेक्ट्रिकल थी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स था वो मैंने 3-4 महीने में खुद से पढ़ने की कोशिश की थी जैसे तैसे, बट उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। यूपीएससी में आपको 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं ऑप्शनल पेपर में। जो मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस अगर छोड़ भी दूँ तो भी मेरा काम अच्छे से हो रहा था, मुश्किल से 10-20 नंबर का प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी कि मुझे बेसिक्स आते थे, बट आई वाज़न्ट वेरी थरो विद इट। पर जब मैं पेपर देखा तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, हर क्वेश्चन में कम से कम 30-40 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा है, और वो भी काफी टफ लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा है जो मुझसे नहीं हो रहा था। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पेपर 1 लिख के आई हूँ और बीच में खाने का 2 घंटे का ब्रेक होता है, और पेपर 2 का टाइम है, और वो 2 घंटे खाना वाना सब छोड़ के मैं सिर्फ रो रही थी। मैं घर गई और मैंने रोना शुरू किया, और मेरा छोटा भाई था जो मुझसे 3.5 साल छोटा था, वो आके बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, इससे क्या फायदा होगा, मेरे को कुछ नहीं सुना है, मैं किसी की कोई बात नहीं सुन रही हूँ, कुछ नहीं कर। फिर उसने मुझसे कहा अगर तुम ये एग्जाम नहीं कर पाओगी तो क्या होगा, क्या होगा अगले साल तुम्हारा कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम क्या दूसरी इंसान बन जाओगी, तुमने क्या जो सारा पढ़ा है वो सब साफ हो जाएगा मेमोरी से, तुम्हारे पास रहेगा ना, क्यों रो रही हो। मेरे से 3.5 साल छोटा भाई मेरा मुझको समझा रहा है, और मैं खुद भी रोई जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी और मुझे समझ आ रहा था कि मेरा ये एग्जाम बिगड़ गया है और अब नहीं होने वाला है। और फिर भी मेरे पापा मम्मी ने कहा ऐसा नहीं करते, अगर कोई तुमने जर्नी स्टार्ट की है तो चाहे हो चाहे नहीं हो, तुम लास्ट मोमेंट तक अपना बेस्ट दोगी। और किसी तरह मैंने अपने आंसू पूछे और दूसरा पेपर देने गई, एंड मतलब फॉर्चुनेटली मेरा दूसरा पेपर अच्छा हुआ, क्योंकि वो मेरी ब्रांच से ज़्यादा रिलेटेड था। पर क्योंकि मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी फर्स्ट पेपर में, मैं अपने दूसरे पेपर में अपना 100% नहीं दे पाई। फिर मैं वापस आई, फिर मुझे लोगों ने बोला कि ठीक है, वेरी नाइस, वेल डन, ये वो, पर मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पेपर 1 एकदम खराब हो चुका है और कुछ नहीं है। फिर मेरे पापा और सब लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, फिर से तुम देना, इस बार और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करना। पर मेरा जो दिल था उसने बोला नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इसमें नहीं कर सकते, मैं उसमें उतना स्ट्रेस फ्री होकर बिना प्रेशर के पेपर नहीं दे पाती हूँ, मुझे नर्वस फील होता है, और मेरे को ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें मुझे नर्वस फील ना हो। फिर मुझे याद आया कि मैंने स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैंने सबसे कम टाइम दिया था लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे इकोनॉमिक्स लेके पढ़ाई करनी चाहिए। पर मैं ये इतनी लंबी कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप हारोगे नहीं, तब तक आप उस सक्सेस को ना तो वैल्यू करोगे, ना ही मतलब अगर आपको मिल भी जाए तो आप उसको उतना वैल्यू नहीं कर पाओगे जितना आप तब करोगे जब आप फेल होगे। तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड टू फेल, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा कि आप कहाँ कमजोर हो। इसी से मुझे समझ आया कि मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मैं समझ रही हूँ कि मैं हूँ। तो फिर मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज किया। अब क्वेश्चन आया कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ऑप्शंस थे आर्ट्स में। अब मुझे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दी कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कैसे होगा ये। यहाँ तक कि जब मैं बुक शॉप पे गई तो बुक शॉप वाले भैया ने मुझे बोला, अरे मैडम इकोनॉमिक्स की कोई कोचिंग भी नहीं है, कोई लेता भी नहीं है, आप क्यों ले रही हो, क्यों आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम जो किया अब मुझे अपने ऊपर लेना है सब कुछ। मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मैंने इसलिए
कैसे एग्जाम देना है। फिर मैंने इकोनॉमिक्स लिया। शुरू में मुझे इकोनॉमिक्स समझने में बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, पर मैं इकोनॉमिक्स की बुक लेके बैठी रहती थी और इधर उधर यूट्यूब पे वीडियोस गूगल करती रहती थी। जब कोई थ्योरम नहीं समझ आता था तो मैं उसके 10-10 वीडियोस देखती थी, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक उसके वीडियोस देखती थी। बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपके इंटरेस्ट का, प्लीज़ आप कभी ये मत सोचना कि वो आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। फिर मैंने 1 साल तक अपने ऑप्शनल की, सारे जीएस की, सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ सुनना। एक रेडियो पे शो आता है स्पॉटलाइट, ऑल इंडिया रेडियो पे, उसमें वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। जैसे अगर वाटर पे बात करना है, वाटर क्राइसिस चल रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल्स कम हो गए हैं, तो पानी कैसे बढ़ाना है, तो उस पर अगर बात करनी है तो ग्राउंड वाटर के लिए वो वाटर कमीशन के हेड को बुलाते हैं, जो कि गवर्नमेंट का ही इंसान होता है, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड। तो जो आपको न्यूट्रल ओपिनियन, सिविल सर्विसेज में आपको न्यूट्रल ओपिनियन चाहिए होता है, कोई भी इशू में आप एक तरह का पक्ष नहीं ले सकते। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको दोनों साइड्स पता होने चाहिए और आपको न्यूट्रल ओपिनियन देते बनना चाहिए कि हाँ, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे क्या करना है, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना रखे, कोई वो इशू ना रखे। तो मैं जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने में इंटरेस्टेड है उसको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ ये ऑल इंडिया रेडियो का जो शो आता है स्पॉटलाइट, ये आप ज़रूर सुने, ये बहुत अच्छा होता है, हर दिन 15 मिनट का। और अगर आप यूपीएससी में नहीं भी इंटरेस्टेड हो फिर भी जनरल नॉलेज के लिए भी मेरे हिसाब से आपको ये शो सुनना चाहिए कि इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आते हैं और वो बहुत बढ़िया बातें करते हैं। और साथ ही आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए रेगुलरली, कोई भी न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे, पर उसको पढ़ो और इंटरनलाइज करो कि अच्छा ये इशू हुआ तो इसके पीछे क्या रीज़न था। ईरान के ऊपर अगर यूएस ने मिसाइल फेंकी तो क्यों फेंकी, क्या इशूज था, पास्ट में उनकी क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या ट्रीटीज थी, क्या चल रहा है, उन पर क्या हो रहा है, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, रिटेलिएशन में क्या होगा। जब आपको सोचते आना चाहिए, यूपीएससी को रटने वाले लोग नहीं चाहिए, उसे थिंकर्स चाहिए, जो लोग चीज़ों को एनालाइज कर सके, क्योंकि आपके पास आपके जॉब में हर दिन नई प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। कोई कोचिंग, कोई बुक, कोई टीचर नहीं बता पाएगा, आपको खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, खुद का विजडम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो सोचने की एबिलिटी है ये आप में कैसे आएगी, पढ़ के। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप पे नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा डिसीजन सही है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशन में लोग ऐसा करते हैं। मैंने 1 साल तक बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, सारी चीज़ें, सारे डिस्ट्रैक्शंस अलग रख के, फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेटेड था, मोबाइल में अपनी मम्मी को दे देती थी और सुबह से लेकर रात तक मैं पढ़ाई करती थी, बस बीच में खाना खाती थी और शाम को 1 घंटे दौड़ने जाती थी, क्योंकि एक्सरसाइज करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अब बीच बीच में जब ऐसा फेज आता था जब मैं बहुत थक जाती थी, परेशान हो जाती थी, तो अपनी मम्मी के साथ मूवी देखने चली जाती थी या घूम लेती थी, एक वीकेंड निकाल के या रेस्ट कर लेती थी। बट आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, बाकी टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही होती थी और मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा होता था, बस ये सूझ रहा होता था अच्छा इतने दिन में प्रीलिम्स है, इतने दिन में मेंस है, मुझे ऐसे पढ़ना है। हर दिन मैं नए टाइम टेबल्स बनाती थी, हर दिन बेसिकली मतलब योगी टाइप की लाइफ होती है ना, वैसी लाइफ थी कि कोई इच्छा ना हो, कुछ वो ना हो, बस पढ़ते जाओ, ऐसी टाइप की लाइफ मैं उस टाइम पे लीड कर रही थी। फिर मैंने अपने एग्ज़ाम के एग्जैक्टली 1 महीने पहले मैं बीमार पड़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। मुझे एक स्टमक इन्फेक्शन हो गया, मुझे डेली वॉमिट हो रहा था, ये वो, मैं काफ़ी वीक हो गई थी और इस टाइम पे मैं काफ़ी आई वॉज ऑलमोस्ट वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था यार मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ और जब अब एग्ज़ाम है तभी मैं बीमार पड़ गई, ये क्या मतलब होता है, मतलब क्यों कर रहे हो भगवान ऐसा मेरे साथ। एंड आई वाज लाइक अब क्या है, अब नहीं दे सकते हो। बट इस टाइम पे आई वुड गिव द क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, अब भगवान चाहते हैं कि तुम रेस्ट करो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, पर चलो ठीक है। फिर मैंने अपना धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ाई की, रेस्ट किया एंड आई वाज ओके। बाय द टाइम एग्ज़ाम आए मैं ऐसी हालत में तो थी कि एग्ज़ाम लिख सकूँ, भले ही मैंने अपने हिसाब से रिवीजन नहीं किया था, ये नहीं हुआ था, मेरे मतलब जो भी टारगेट्स थे वो मिस हो गए थे, मैं रीच नहीं कर पाई थी, बट मैं एग्ज़ाम देने की हालत में थी। फिर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ड्रेनिंग होता है, क्योंकि सुबह आप 3 घंटे एग्ज़ाम देते हो
और उस 3 घंटे में ना आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, सोच के उसी टाइम पे और लिखने होते हैं, तो काफ़ी टैक्सिंग होता है और आप काफ़ी थक जाते हो। फिर ऐसे करते करते फाइनली ऑप्शनल का पेपर आया इकोनॉमिक्स का, और पेपर 1 इतना टफ था, मतलब जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स के बच्चे थे जिनने ऑनर्स किया था वो भी एग्जाम हॉल से निकलते निकलते रो रहे थे। पर मैंने सोचा कि लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी, इस बार मैं गलती नहीं करूँगी, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ, और मैं दूसरा पेपर देने गई और मैंने फुल अच्छे मूड से एकदम खुशी खुशी दूसरा पेपर दिया। फिर अब आया, मतलब एग्जाम हो गए, अब इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है, अगर रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू देना होगा तो विदिन 1 महीना आपका इंटरव्यू होता है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, ये कर रही थी, पर अभी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। बट ठीक है, जैसे तैसे मैंने वो टाइम निकाला, थोड़ा बहुत रीडिंग की अपने आप को। एक्चुअली वो हॉबीज़ भी चाहते हैं कि आपकी डेवलप हो, तो मुझे स्विमिंग का शौक था, मैंने स्विमिंग की, मुझे बुक्स को रीड करने का शौक था, नॉवेल्स और ये सब, तो उस टाइम पे मैंने रीडिंग की और नॉर्मल न्यूज़पेपर्स पढ़े, बेसिकली अपने आप पे काम किया, थोड़ा फिटनेस पे काम किया, क्योंकि बैठे काफ़ी वेट गेन भी हो जाता है और वो सब भी हो जाता है। फिर आया मेरा इंटरव्यू के टाइम का कॉल। बेसिकली यूपीएससी देते 6-7 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनमें से 17-18 हज़ार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर उनमें से सिर्फ 2.5 से लेकर 3 हज़ार लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो ठीक है, मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, मतलब मैं तो ऐसे सोचा अब हो ही गया सिलेक्शन, अब तो सही है, अब सब हो गया। फिर मेरे को डांट पड़ी पे, क्या है अभी तो हुआ नहीं है, अभी क्यों तुम इतना रो बैठे हो। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने 1 महीना जब तक इंटरव्यू नहीं था काफ़ी पढ़ाई की, अपने आप को काफ़ी डेवलप किया, बहुत सारे लोगों से मिली, उनसे बातचीत की। मुझे एक चीज़ किसी ने बताई कि इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जस्ट बी योरसेल्फ, प्रिटेंड मत करो कि कुछ हो, नहीं आता है तो बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो, पर प्लीज़ झूठ मत बोलो, क्योंकि जो सामने बैठा है वो बहुत ही क्वालिफाइड है, उसके पास 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको बेवकूफ़ बनाने की काइंडली कोशिश मत करो। तो मैंने कहा हाँ ये लॉजिक तो काफ़ी सही लग रहा है, और मैं गई, और मुझे किसी ने ये भी कहा कि ऐसे सोचो कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो तुम्हारा दादाजी टाइप का है, मतलब घर के कोई एल्डर टाइप का है, और बातचीत करना है उतने कॉन्फिडेंस के साथ और कंफर्टेबली बात करो। मैंने कहा हाँ ये लॉजिक भी सही लग रहा है, ऐसे इमेजिन करूँगी कि दादाजी से बात कर रही हूँ तो अच्छे से बात होगी। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अपना इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू बड़ा टफ था, मैंने सोचा कि मुझसे इकोनॉमिक्स पूछेंगे, मुझसे करंट अफेयर्स पूछेंगे कि ये क्या चल रहा है, इशू पे क्या है, तो ठीक है उन्होंने किया ऐसा, उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चन पूछे। बाकी मेरा सारा इंटरव्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे था, जिस चीज़ से मैं भाग के इधर आई मेरा पूरा इंटरव्यू उसके बारे में था। पर ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती थी, जो नहीं आती थी उनमें मैंने बोल दिया सॉरी सर आई डू नॉट नो, और जो आती थी उसको मैंने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। जिनके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था उसके बारे में सर आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर बट आई थिंक इट इज दिस, ताकि ऐसा भी ना हो कि लगे कि झूठ बोल रही हूँ और जितना आता है उतना तो बताइए। हाँ, तो मैंने ये मिडवे किया। फिर भी मैं जब वापस आई इंटरव्यू से तो पागल से पूछा कैसा गया इंटरव्यू, मैंने कहा पता नहीं ठीक हुआ, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते। फिर उन्होंने कहा कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा पता नहीं, वो कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं। फिर मैंने आगे फिर अगले साल वापस प्रीलिम्स होता है, मतलब जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट आता है उसके 2-3 महीने में प्रीलिम्स होता है। मैंने सोचा अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स में भी ना हो, मतलब फिर अगले साल वेस्ट हो जाए। और तब तक मैंने ये भी सोच लिया था कि इस साल का एग्जाम दूंगी, नहीं होगा तो दूसरे जॉब ऑप्शंस क्या क्या है वो भी सोच के रखूंगी, क्योंकि इस जॉब में इस एग्जाम में जितनी मेहनत होती है उतना किस्मत भी होता है, यू कांट डिनाई दैट। मतलब ऐसा होता है कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटर काम कर जाता है या किसी को इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो प्लीज़ एक चीज़ जो मैं आपको अभी से बताना चाहूँगी कि इस एग्जाम में कुछ श्योर एंड नहीं होता, मतलब हो सकता है कि आप बेस्ट बच्चे हो, आपने बेस्ट मेहनत की हो, पर आपका ना हो तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो, प्लीज़ डिस्करेज मत हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे बैंक्स के एग्जाम्स हैं, इतने सारे रिसर्च के ऑप्शंस हैं, इतने सारे अलग ऑप्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर में। आप जो आपके हो ना टैलेंट, आप अगर अच्छे हो ना, आप कोई भी फील्ड में जाओ आप अच्छा काम करोगे। और ये मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद रियलाइज कर लिया था, और मैंने बाकी सारे एग्जाम्स के भी फॉर्म्स भरना शुरू कर दिया था, एमटेक का भी, इसका भी, उसका भी।
मेरे पापा उस टाइम पे हैदराबाद गए हुए थे ट्रेनिंग, बीच बीच में मिड टू ईयर ट्रेनिंग होती है, वो नेशनल पुलिस अकेडमी में ही गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। और 31 मई का दिन था और ऐसे दोस्तों का मैसेज आने लग गया कि भाई ऐसा लग रहा है रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा कैसे पता? यार वो क्लर्क से बात की थी, उन्होंने बताया है कि फाइल जा चुकी है और रिजल्ट आने वाला है। तो मैं मम्मी के साथ शाम को वॉक कर रही थी और मेरे को मैसेज आने लगे रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। ये मैसेज आने लगे 4 बजे से। अब मैं 4 बजे से एकदम नर्वस, क्या होगा, कैसे होगा, पूरे घर में इधर से उधर घूम रही हूँ, मुँह में खाना नहीं जा रहा है, पानी नहीं लिया जा रहा है, एकदम नर्वस हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। फिर आया रिजल्ट लगभग 9:30 पौने 10 के बीच में। मैं बैठी हूँ कंप्यूटर खोल के, पापा तो थी नहीं, बस मैं और मम्मी है। ठीक है, मैंने लिस्ट खोली, शुरू मतलब हर पेज में आई थिंक ऑलमोस्ट 20-25 नाम आते हैं, सब PDF होता है। मैंने फर्स्ट पेज देखना शुरू किया, फिर दूसरा पेज ढूंढना शुरू किया, फिर तीसरा पेज ढूंढना शुरू किया, नहीं था। फिर मैंने मम्मी से कहा लगता है इस बार भी नहीं हुआ है। तो मम्मी ने कहा ऐसा नहीं है, पूरी लिस्ट देख लेते हैं, ऐसे कैसे तुम अभी सोच रहे हो? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही मम्मी ने बोला वो लिस्ट में मेरा नाम मुझे दिख गया। मैंने कहा वो नाम तो है, अब रोल नंबर चेक कर लेते हैं, ये रोल नंबर है किसी और का नाम है और रोल नंबर शायद मैच नहीं कर रहा। फिर मम्मी ने कहा नहीं ठीक है, फिर मेरा ही रोल नंबर था। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कितनी खुश होंगी, हंस रही होंगी, मैं जोर जोर से रोने लगी। फिर मम्मी बोली बेटा अब तो हो गया, अब क्यों रो रही हो? मैंने कहा नहीं पता नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा है। 1 घंटे तक मैं रोती रही, सारा फोन साइड में रखा। मैंने कहा चलो मम्मी मंदिर चलते हैं। फिर मैं गई और मैं वहाँ पे बैठी और आई, तब तक इतने सारे फोन कॉल्स थे, फिर लोगों ने मुझे पूछा ऐसा क्या किया, क्या किया। मैंने सबसे कहा भाई मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पढ़ाई की। कुछ ऐसा एग्जैक्ट मतलब नहीं है कि क्यों हुआ सिलेक्शन, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, मैंने अपनी पढ़ाई की। तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लाइफ में कभी भी कोई आपके सामने खड़ा है तो ये सोचो कि बहुत ईजी होता है या वो तो कर ही सकता था, या जैसे मेरे पापा थे तो मेरे लिए तो आसान था, मैं तो कर ही सकती थी, मुझे तो पता था कैसे करना होता है। सही बता रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे एक शब्द नहीं पढ़ाया, एक शब्द भी नहीं पढ़ाया। मैंने सारा खुद से पढ़ा। वो इतने बिजी रहते थे, घर में ही नहीं रहते थे। जब मेरा रिजल्ट आया तब भी वो नहीं थे, मतलब वो अपने ही काम में इतने कॉट अप रहते थे। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको करना है ना, तो सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है, मेहनत। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगी। तभी मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आपको आपका गोल मिल जाएगा, बट आप इतने डेवलप हो जाओगे, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आप पे इतनी ज़्यादा स्किल सेट आ जाएगा कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। और प्लीज़ मैं ये सबको कहती हूँ, सपने देखो और बहुत बड़े बड़े सपने देखो। ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ ये इंसान कर सकता है, यहाँ से आया वो कर सकता है। मैं हर बार जब भी इंटरव्यू देने गई दिल्ली, तो मैंने देखा वहाँ पे कोचिंग में ऐसे 500-700 बच्चे एक दुकान पे ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये कोचिंग का मटेरियल भी कर लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा मैं इतना डर गई कि भाई ये लोग तो इतनी पढ़ाई करते हैं, इनके पास तो ये कोचिंग है, पर उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। एंड में अंतर ये पड़ा कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या समझा, मैंने क्या एनालाइज किया। तो आप बस ये चीज़ ध्यान रखना कि एक तो आप पहले अपना सपना देख लो, जो भी आपका सपना है, आई डोंट नो, जो भी आपको अपील करता है। फिर उसके बाद ये सोच लो कि कैसे जाओगे, एक थोड़ा पाथ बना लो, ये सब्जेक्ट लूँगा, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, पूरी स्टडी कर लो, पुराने साल के पेपर देख लो, लोगों के ब्लॉग्स पढ़ लो। आजकल इंटरनेट पे सब चीज़ अवेलेबल है, आपको बस सर्च करना है, सब कुछ मिलेगा आपको, सारी किताबों के नाम, सारे चैनल, सारे टॉपर्स, सब कुछ मिलेगा। बस आप बांध दो कि मुझे करना है, ये करना है, ऐसे करना है, और फिर दिन रात मेहनत करो। और लोगों की बिल्कुल मत सुनना, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आप प्लीज उनको बोलना कि सुनिए आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है? तो आप इतना चीज डिसाइड कर लो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया ना, आपका साथ भगवान भी देंगे, जो भी आपके भगवान है वो आपका साथ देंगे, क्योंकि सबको देखना है कि आपका एक तो इंटेंशन अच्छा होना चाहिए कि आपको क्यों आना है सर्विस में, मतलब किस कारण से आना है। एक तो वो क्लियर होना चाहिए और वो अच्छा होना चाहिए। इफ योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस
आप लोगों को एक चीज़ अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पुलिस को एक ऑप्शन रखना। ये ना समझना कि पुलिस लड़कियों के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत वर्किंग आवर्स है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है ना, और आप अपनी जैसी कितनी लड़कियों को ऊपर ले जाओगी, उन्हें आगे उनको हिम्मत का मतलब पुलिस के पास लोग तब आते हैं जब वो परेशान होते हैं, जब उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है। और मैं हमेशा अपने पापा के काम में मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती थी कि जब लोग उनके पास आते थे और उनकी परेशानी सॉल्व हो जाती थी, जो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते थे, जो ग्रैटिट्यूड होता था ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता था। एंड आई थिंक कि हमें बहुत ज़रूरत है ऐसी लेडी पुलिस ऑफिसर्स की जो उन लड़कियों को हेल्प कर सके उस टाइम पे जब वो किसी और से बात भी करने की हालत में नहीं होती, मतलब वो इतनी डरी होती है, इतनी सहमी होती है। तो उनको जिस हिसाब से आप समझ सकते हो, आई डोंट थिंक कोई और समझ सकता है। तो मतलब आई थिंक दिस विच डज नॉट मीन कि लड़कों को पुलिस नहीं बनना चाहिए, मतलब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आई थिंक हमें इक्वालिटी चाहिए हर जगह। तो जितनी जरूरत हमें मेल पुलिस ऑफिसर्स की है, उतनी ही फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की है, और हमारे पास काफ़ी कम है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स। तो मैं आपको कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसे एक ऑप्शन रखिएगा जब आप सोचते हैं तो। कि जो यूनिफॉर्म पहनी हुई लड़की होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। मतलब आप जो चाहे सही चीज़ के लिए, ऑब्वियसली गलत चीज़ के लिए नहीं, आप जब भी कोई गलत चीज़ को सही करना चाहोगे ना, तो यूनिफॉर्म से ज़्यादा हेल्प आपकी कोई चीज़ नहीं कर सकती। क्योंकि ना जो इंसान गलत करता है ना, वो एक ही चीज़ से डरता है, यूनिफॉर्म से, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो बस यही कहना चाहूँगी, खूब मेहनत करिए, अपने टीचर्स को कॉन्फिडेंस में रखिए, उनकी बातें सुनिए, और अपना जो भी आप सपना देखते हैं उसको देखिए, मेहनत कीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, सबकी लाइफ में आती हैं, पर उनसे लड़ने की हिम्मत रखिए। एक बार आप जीत गए, फिर आप जीत गए, आप फिर यू विल कम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल एंजॉय योर वर्क, यू विल एंजॉय द प्राइड दैट कम्स अलोंग, द प्रेस्टीज दैट कम्स अलोंग। बस ये कहना चाहूँगी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो गुस्सा तो रहता ही है, लेकिन ठीक है, आप उसको बिठाओ, उसकी बात सुनो, उसे पानी पिलाओ, बोलिए हाँ हम सुन रहे हैं, आप बताइए आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप शांति से बैठ जाइए, आप बताइए। पर फिर भी अगर उन्हें गुस्सा रहना होता है तो वो गुस्सा रहते हैं, फिर भी वो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। आप अगर उनसे अच्छे से बात करोगे, उन्हें प्यार से बिठाओगे, पानी वानी पिलाओगे, वो अपने आप थोड़े काम डाउन हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ अब ये हमारी बात सुन रही है। अगर आप किसी की बात नहीं सुनोगे, वो चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हो, सब चिल्ला रहे हैं, फिर तो झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप उसको प्यार से बिठाओ, समझाओ, और फिर अगर उसने गलत किया हो ना, तो बाद में लीगली आप उसको तरीके से समझा भी दो कि आप जो इतना चिल्ला रहे थे, आपने जो ये किया, आप लीगली करो। गाली दे के, डांट के, मारपीट करके कोई सोल्यूशन नहीं रहता। तो डिपेंड करता है, अगर वो बंदा सही में परेशान था और इसलिए चिल्ला रहा था, तो उसको पानी पिलाओ, उसकी हेल्प करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाद में वो अपने आप अच्छा हो जाए। लेकिन अगर कोई बदमाश था और फिर वो आप पे चिल्ला रहा था, गलत चीज़ के लिए चिल्ला रहा था, तब भी उसे शांत करो। बट फिर आप लीगली लॉ में इतने सारे सेक्शन है, सब लगा दो। तो इसका एक ही चीज़ रहता है, आप सब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, बीच बीच में बुक्स
कौन सा ऑप्शन चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए, मतलब सब चीज़ मिल जाएगी। और मराठी मीडियम का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग सर से पूछ सकते हो कौन से बुक्स अच्छे रहेंगे, क्या रहेंगे। सर लोग बहुत ऑफिसर्स को जानते हैं, आपको पूछ के बता सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कौन से अटेम्प्ट होगा इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकती, बट अगर आपने डिसाइड किया कि आप एग्ज़ाम करना चाहते हो क्लियर तो आप कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप कोई भी फील्ड से आते हो। थँक्यू. क्वेश्चन्स थांबूया आपण, ऑलरेडी लेट झालेला आहे. तर मी कोलांडी सरांना विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करावे. गर्ल्स और बॉयज. अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छा जी, इतनी बढ़िया जगह मिली है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और अच्छा ग्रुप भी है, आपस में डिस्कशंस करिए, कोई जो एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है वो दूसरे को उस सब्जेक्ट में हेल्प कर दे तो दोनों अच्छे हो जाएंगे। हम लोग भी कॉलेज में ऐसी पढ़ाई किया करते थे, मतलब इंजीनियरिंग की, जिसको जो आता है वो उसको समझा दो तो लास्ट में सब पढ़ लेते थे, क्योंकि लास्ट हफ्ते में ही पढ़ाई होती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अच्छा रहता है, एक दूसरे को पढ़ाइए, खूब कंसंट्रेशन से करिए, और इतना अच्छा लाइब्रेरी मिला है, इसको यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे अभ्यास कीजिए, जितना अभ्यास करेंगे उतना ऊपर जाएंगे, और एक नहीं तो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, तो कभी भी डिस्करेज नहीं होना और डिमोटिवेट नहीं होना है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। हर जॉब का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, लेकिन जहाँ पे भी आप जाओ खुश रहो, कोई भी जॉब में जाओ, ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, अक्टूबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती और वाचन प्रेरणा दिन रहता है, तो उस दिन हमने क्या किया था, जो ज़्यादा टाइम तक पढ़ता है तो उनको हम नहीं सकता, तो सारे गर्ल्स है और एक बॉयज़ है, आकाश गायकवाड़, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑलमोस्ट 16 to 17 आवर्स तो वो पढ़ गए कंटिन्यूसली, तो उनको आपसे नहीं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, ऐसे 16 घंटे में क्या समझ में आएगा, थोड़ा बीच में ब्रेक भी लेना है। जे जे होते ते सगळ्यांनी या, सगळ्यांनी आकाश ये टॉप आया था, इसने 17 बॉयज में वेरी गुड। हाँ, वो 17 आवर्स में घुसना भी चाहिए। बाकी टेस्ट वगैरह रहता है हमारे, मतलब टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे कि खुद में कौन सा स्ट्रेंथ है, वीकनेस, उतना ज़्यादा फायदा होता है। वो भी चालू है अभी, तो उसमें भी दो तीन जो स्टूडेंट है तो कंसिस्टेंसी टॉप आ रही है, तो उनको भी आपसे एक बुक्स देना चाहिए। शिवाजी टकले, अजय होळकर, रणजित बंडलकर, अजून कोण आहे 4-5 मध्ये, अजित पोटे, या लवकर या, कंसिस्टेंटली टॉप आ रही है टेस्ट में। ऑल द बेस्ट, वेल डन। या सगळे फोटो काढायला इथं टॉप आले।